हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 29 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 मार्च 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए, सबसे पहले हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन का रिविजन करेंगे, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। इसके अलावा मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया राजीव गौबा को। स्वदेशी एमआरआई मशीन ये विकसित की गई है भारत में, और ये AIIMS यानी MS यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली स्वदेशी होगी। और दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 देश बन गया है भारत। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ध्यान रखना, 2014 में शुरू हुआ था। इसके अलावा इंडोनेशिया जो है NDB में शामिल हो गया है। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर के बहुत लोगों के बीच में कंफ्यूजन था, जबकि मैंने कल आपको पूरा विकिपीडिया का पेज भी दिखाया था, कौन सा देश कब ऐड हुआ था ये भी सब दिखाया था। फिर भी लोग डाउट में, तो डाउट में ना रहो भाई, यहाँ पर जो दिया गया है वो सही है। सही, ठीक है, 11वां देश ही है ये। 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? शिलांग, मेघालय में। इसके अलावा लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, इसके लेखक हैं PS रमन। OTT प्ले अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी और अनुपम खेर को। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तर प्रदेश के 15 नए जिलों में आ गई है, और अब टोटल जो है उत्तर प्रदेश में 74 जिलों में लागू हो चुकी है आउट ऑफ 75। सेपक टकरा विश्व कप, भारतीय टीम ने 7 मेडल जीते हैं और चौथे स्थान पर मेडल टेबल में रहा है। टॉप पर रहा है थाईलैंड। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MD और CEO बनाए गए राहुल भावे। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है JSW स्टील। ये टॉप 12 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले साथियों, एंड ऑफ द मंथ सेल स्टार्ट हुआ है टेक्स्ट बुक का, और आज से लेकर के 31 मार्च तक टेक्स्ट बुक का लोएस्ट एवर प्राइस है। देखो 351, आपको जल्दी कभी नहीं देखने को मिलता होगा। 351 में टेक्स्ट बुक पास प्रो ईयरली हुआ है। MZT कूपन कोड लगाने पर ही आपको ये मिलेगा। 699 से डाउन हुआ है 351। जैसे ही अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तैसे ही दाम इसका और बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जल्द ही आपको ये 699 के बाद 700 समथिंग दिखने शुरू हो जाएं। तो इसलिए टेक्स्ट बुक पास प्रो लीजिए। इंडिया के किसी भी मॉक टेस्ट को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हर प्रकार के एग्जाम्स के यहाँ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मतलब लाइव क्विजेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रहे 29 से 31 मार्च तक ही इसका वैलिडेशन है। MZT ऐप पर क्विज PDF वगैरह मिल जाएगी आपको। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आई है, दुनिया की 10 सबसे धनी महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के टॉप 10 जो रिचेस्ट लेडी हैं उनमें भारत की कोई लेडी शामिल हुई है इस बार। कौन है शामिल? तो वो हुई हैं इस बार रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा, आपको अगर याद हो, मैंने आपको कई बार बताया है, शिव नादर मल्होत्रा की बेटी हैं। शिव नादर की बेटी हैं, और मल्होत्रा साहब से शादी हुई है, इसलिए उनका नाम रोशनी नादर मल्होत्रा हुआ है। तो पिता से नादर पाई हैं। खैर, ये HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की चेयरपर्सन है। इनके पिताजी ने इनको अब बना दिया है, वो चेयरमैन अमरेटिस हैं। ये भारत की बन गई है सबसे अमीर महिला। अब आज के टाइम पर सबसे अमीर महिला यही है, पिछले कई सालों से हालांकि बन गई हैं, लेकिन दुनिया में इनका स्थान अब आ गया है 5वीं सबसे धनी महिला के रूप में। तो ये 5वीं सबसे धनी महिला बन चुकी हैं, ये भी याद रखना, धनी दुनिया में, ठीक है ना, वर्ल्ड में। और भारत की तीसरी सबसे धनी व्यक्ति बन गई, मतलब ओवरऑल पुरुष और महिला सबको मिला लो तो उसके बाद तीसरे नंबर पर आती हैं ये। अंबानी और अडानी के बाद तीसरा नंबर अब आ गया है रोशनी नादर मल्होत्रा का भारत की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है ना, व्यक्ति के रूप में, मतलब मेंस और वीमेंस मिला करके। महिलाओं में तो सबसे अमीर महिला हैं ये भारत में। तो खैर, सबसे पर ऊपर अंबानी जी हैं, ठीक है ना। ये एशिया में भी रिचेस्ट हैं, भारत में भी रिचेस्ट हैं। दुनिया में अगर बात करें तो दुनिया में सबसे रिचेस्ट हैं एलन भैया, ये तो बहुत पहले से ही हैं, एलन मस्क, है ना, दुनिया में टॉप पर ये हैं। कुछ और डेटा है, कुछ और फैक्ट्स हैं, बता दे रहा हूं। जैसे जैसे ये रिपोर्ट हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की आई है, 15वां संस्करण है, ये बात ध्यान रखना। और
दुनिया में 10 सबसे अमीर लोगों से अब बाहर हो गए हैं टॉप 10 से मुकेश अंबानी। इनका स्थान आ गया है 18वां। ये पहुंच गए भाई 18वें स्थान पर। ठीक है, 18वें स्थान पहुंच गए हैं और एशिया के सबसे अमीर बने हुए हैं। और अमेरिकी एलिस वाल्टन जो है ये दुनिया की सबसे अमीर महिला है। और रोशनी नादर मल्होत्रा 5वें नंबर पर है दुनिया में। ठीक है, और और क्या अमेरिका, अगर सबसे ज्यादा अरबपतियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका में रहते हैं 870। चीन में दूसरे सबसे ज्यादा अरबपति निवास करते हैं 823। भारत में तीसरे सबसे ज्यादा अरबपति निवास करते हैं टोटल 284। इसके अलावा ये देखिए रैंक है, ये रैंक है भारत के टॉप 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की। टॉप पर मुकेश अंबानी है 7.69 लाख करोड़ रुपए के साथ। गौतम अडानी दूसरे रैंक पे है 6.02 लाख करोड़ के साथ। तीसरे पर रोशनी नादर मल्होत्रा है 3.13 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ। चौथे पर सापुर मिस्त्री और पांचवें पर सावित्री जिंदल है। ये और भी वो लिस्ट है। टॉप में अगर देखोगे दुनिया में तो देखो एलन मस्क हैं, ये 400 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति भी बने थे। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। इनके आसपास भी कोई नहीं है, देख रहे हो। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस है 266 बिलियन के पास, और ये 400 के आसपास है, 420 पर चल रहे हैं, और बंदा है भी 420 वैसे। मार्क जकरबर्ग जो है ये तीसरे पर है 242 डॉलर के पास, इसके नीचे आपको जाने की जरूरत है नहीं। अगला, कौन सा देश श्रीलंका को पीछे छोड़कर 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया? चाय का निर्यातक, एक्सपोर्टर। ठीक है, तो चाय का एक्सपोर्टर श्रीलंका को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया भारत। यहाँ लड़ाई दूसरे स्थान पर हो रही है, ठीक है, ध्यान रहे ये बात। तो दूसरे पर पहुंच गया है भारत। टॉप पर कौन है फिर भाई, पहले पर कौन है? पहले पर केन्या बना हुआ है, केन्या पहले पर है। भारत पहुंच गया है सेकंड पर, और श्रीलंका पहुंच गया है थर्ड पोजीशन पर। ध्यान रहे, चाय के एक्सपोर्टेशन की बात यहाँ हो रही है, निर्यात की बात हो रही है। देखिए, फाइनली द टी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच हैज बीन रीलिंग अंडर प्रॉब्लम्स फॉर अ ईयर हैज समथिंग टू चीयर अबाउट। तो काफी दिनों के बाद, मशक्कत के बाद, अब फाइनली हम लोग काफी अच्छा निर्यात करने लगे हैं। केन्या टॉप पर है 231.69 मिलियन किलोग्राम की तुलना में चाय निर्यात में 10% की वृद्धि भारत ने दर्ज की है। भारत यूएई, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका, यूके सहित 25 से अधिक देशों को चाय बेचता है। ठीक है ना, चाय बेचने वाले भारत में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत की असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय में है। इवन सबसे पहला जीआई टैग भारत में दार्जिलिंग की चाय को मिली थी। याद होगा आपको, दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था जीआई टैग, 2004 में मिला था जीआई टैग, है ना। चलिए जी आगे। और हाँ, ई बुक जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लें फटाफट से। हालांकि ऑफर तो अब एंड हो गया है, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा इसमें। दूसरी बात ये कि कैसे लेना है वो प्रोसेस में लोग कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहला तो लॉगिन में जो इशू आता है उसके लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी दिक्कत आए तो लॉगिन विद गूगल पर जाकर क्लिक कर दिया करो। नंबर अगर गलत दिखा रहा है या फिर नंबर ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा है, आप अपनी आईडी वगैरह भूल गए हो, तो आप कोई दूसरा नंबर डाल करके सिंपली आगे बढ़ जाओ, है ना। इसके बाद आपको वीडियो कोर्स लेना है तो वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना, ई बुक्स लेना है तो ई बुक सेक्शन में जाना। ई बुक में मान लीजिए आपको कोई ई बुक चाहिए, तो ई बुक जो है मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलेगा। आप बाकी की किसी की भी ई बुक जाकर लेकर देखोगे ना, वहाँ पर कॉपी पेस्ट मटेरियल रहता है सिर्फ। यहाँ पर बाकायदे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ई बुक हर महीने तैयार कराई जाती है, और हम लोग आज से नहीं तैयार कर रहे हैं, 5-7 साल से तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जो भी यहाँ कंटेंट मिलेगा ना, जो भी ई बुक मिलेगी, बिल्कुल बाकायदे वेल मेंटेन्ड होगी, क्रॉस चेक्ड होगी, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो ये ई बुक्स आप ले सकते हो। इसमें किसी भी फोल्डर में जाना, अगर आपको वन लाइनर लेना, वन लाइन में ब्रह्मास्त्र की जो बुक आई है उसकी बुक चाहिए वो भी, इसके अलावा रेलवे एग्जाम का, कॉम्बो का, करंट अफेयर जो भी जाना है वहाँ पर जाइएगा। अंदर जाओगे आप, जैसे मान लो कोई ई बुक लेनी है, तो अब इसमें कई कई फोल्डर में क्या रहता है, कई सारी ई बुक रहती हैं। तो लोग ये वाला प्राइस देखते हैं, तो ये वाला मत देखा करो। आप देखा करो जो आपको लेना है। मान लो आपको उसमें से कोई एक ई बुक लेनी है, तो एक ई बुक लेनी है तो किसी एक पर टच करो। यहाँ पर जो प्राइस लिखा है उस पर टच करोगे तो आपको ये रिमूव लिख करके आएगा, और यहाँ पर गो टू कार्ट लिख कर आएगा। तो आपको यहाँ से गो टू कार्ट पर क्लिक करना है और उस एक ई बुक के लिए पेमेंट करना है, आल फोल्डर के लिए नहीं करना है। अगर मान लो सारी ई बुक लेनी है तब तो आप यहाँ पर अनलॉक ऑल ई बुक करना, नहीं तो एक लेनी है केवल एक पर करना, ठीक है। इसके बाद आपको ये पेज आएगा। अब आप ऑफर फॉर यू टैब पर क्लिक करोगे।
जाकर देखो कौन सा करंट टाइम पर ऑफर चल रहा है, वो कौन सा कूपन कोड है जो आपका इस पर अप्लाई हो रहा है। आप सब पर दबा कर देख लेना बारी बारी, जिस पर दबाने से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर हो तो वही वाला आप यहाँ पर लगाना, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कूपन कोड कोई बताया गया है आपको, तो वो कूपन कोड सिंपली एंटर भी कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। तब जाकर आप पेमेंट करोगे तो आप बेहतरीन तरीके से, स्मूथलेस तरीके से हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है, जगह जगह तुरंत व्हाट्सएप करिए, क्लिक करिए, तुरंत पहुंचिए व्हाट्सएप पर और अपने डाउट्स बताइए। ब्रह्मास्त्र की ई बुक अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वो भी ले सकते हैं। वन लाइनर भी बाइलिंगुअल में अवेलेबल है, आप इसे भी ले सकते हैं। चलिए, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जीत लिया है हरियाणा ने। हरियाणा एक बार फिर से रहा है टॉप पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। जो पैरा गेम्स होते हैं पैरा एथलीट के लिए होते हैं और अभी नई दिल्ली में आयोजित हो रहा था। तो अब इसको एक बार फिर से जीत लिया हरियाणा ने। पिछले वाला में भी हरियाणा जो है टॉप पर ही रहा था, इस बार भी हरियाणा टॉप पर है। तो हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, टोटल 104 मेडल, जिसमें 34 गोल्ड है, 39 है सिल्वर और 31 है ब्रॉन्ज मेडल। तमिलनाडु सेकंड पर रहा, उत्तर प्रदेश रहा तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े गए इस प्रतियोगिता में। भारतीय पैरा खेल उन्नत स्तर को दर्शा रहा है और पैरालंपिक में भी काफी अच्छा खासा प्रदर्शन इस बार देखने को मिला था। यही कारण है कि भारत में खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी शुरू किए गए हैं, जिससे पैरा एथलीट को भी बढ़ावा दिया जा सके। खैर, आयोजन इसका 20 से 27 मार्च को हुआ था, संस्करण दूसरा था और नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा? बिहार में होगा, याद रखना। आरबीआई ने इंटरचेंज फीस बढ़ा दिया है, अब इसके तहत कब से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा। ये आरबीआई ने एक बवाल मचा दिया है। मतलब इन लोग को जब देखता है ना कि कुछ चल नहीं रहा है मीडिया में, लोग को सुर्खियां बनाना है तो वो बना देते हैं, रखे रहते हैं पहले से पूरा मैनिफेस्टो तैयार करके। अब आज के टाइम पर ये सुर्खियां बनी हैं, आरबीआई ने एटीएम से पैसा निकालना और महंगा कर दिया है। अब इसमें क्या लॉजिक है आप मुझे समझ करके बताना थोड़ा, मैं भी जानना चाहूंगा। 1 मई से ये बढ़ाएंगे फीस। देखो, थ्योरी पर ना जाऊं, ऐसे ही मैं आपको समझा दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। बाद में वो पेज दिखा दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना जो भी डाटा नोट डाउन करना होगा। अब तक क्या होता था, मान लीजिए आपका कोई बैंक है, मान लीजिए आप पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है ना। ये नियम मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पंजाब नेशनल बैंक का आपका अकाउंट है और आप कोई एटीएम पर जाते हो, एटीएम मशीन पर, वहां से पेमेंट पे पैसा निकालने, तो आपको एक लिमिट दी गई रहती है ना। लिमिट की आप महीने में कितनी बार कैश निकाल सकते हो बिना किसी चार्जेस के। लेकिन तभी जब आप किसी दूसरे एटीएम को यूज कर रहे हो, मान लो ये भी पीएनबी का ही एटीएम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जा करके निकालो, ठीक है। आपका अकाउंट जो है वही का एटीएम है, उसी कंपनी का, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपका ये एटीएम जो मशीन है वो आपके आसपास में वाला जो है वो एसबीआई का लगा हुआ है, ठीक है ना, एसबीआई का लगा हुआ है और आपके पास में वही नजदीक में पड़ता है, आप जाओगे बार बार कैश निकालने उसी से। तो अब इसके लिए सरकार ने ना, या कहें कि बैंकों ने मिलकर के आरबीआई के थ्रू नियम लगवा रखा है कि भाई थोड़ा हमें फायदा भी दो, जिससे हम लोग लगा सके मशीन ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इसके लिए क्या नियम है कि अगर मान लो आप एसबीआई के यूजर नहीं हो और एसबीआई का एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब दूसरे बैंक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको एक लिमिट दी गई है मंथली कि भाई महीने में 3 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। मतलब निकाल सकते हो 3 बार से ज़्यादा, फिर भी नहीं निकाल सकते। लेकिन यही लिमिट मेट्रो सिटीज के लिए 5 बार भी की गई है, ये भी ध्यान रखना। नॉन मेट्रो सिटीज जो होगी, जहां पर मेट्रो नहीं चलती है और नॉन मेट्रो कहलाती हैं, तो वहां पर 3 बार निकाल सकते हो फ्री में। उसके बाद अगर आप निकालते हो किसी अदर बैंक से 1 महीने के अंदर अंदर, तब आपको चार्जेस देने होंगे। और चार्जेस कितने देने होंगे पता है? आपको 17 रुपए अब तक देने होते थे, लेकिन ये 17 रुपए भी बढ़ा दिए गए हैं और ये 17 रुपए बढ़ा करके अब 19 रुपए कर दिए जाएंगे। यानी पर ट्रांजेक्शन आप जितनी बार भी निकालोगे तो 19 रुपए कटेंगे। और सुनो इंटरेस्टिंग बात, एक बार में आप 10,000 से ज़्यादा नहीं वैल्यू डालकर निकाल सकते हो, है ना, एक बार में। तो 10,000 10,000 करके निकालो, 3 बार में हो जाएगा। अगर मान लो आपको 25,000 चाहिए और एक दिन में 25,000 का भी लिमिट होता है, तो अगर मान लो आपको 25,000 चाहिए एक टाइम पर, मोबाइल खरीदने जा रहे हो, है ना, ईएमआई पर, तो मान लो गए वहां पर और 25,000 निकालना है, तो 25,000 निकालना है तो पहले 10,000 डालो, फिर 10,000 डालो, फिर 5,000 एंटर करो, तो 25,000 आपका निकलेगा। इसके बाद कहेगा कि भाई कल आना निकालना, तो 25,000 में 3 आपका पूरा हो गया महीने भर का लिमिट। कल आओगे फिर जब निकालोगे तो हर ट्रांजेक्शन पर 17 रुपए कटेगा और अब तो 19 कटेगा, 2 रुपए बढ़ा दिए गए।
और सुनो, अगर मान लो बीच में आप कहो कि लो चेक कर ले बैलेंस, है ना, अकाउंट में, तो बैलेंस चेक करने जाओगे तो 6 रुपए अब तक कटता था, अब 7 रुपए कटेगा। ठीक है ना, जितनी बार भी बैलेंस चेक करोगे 7 रुपए कटेगा। अब इसका कोई लॉजिक है? आप कमेंट करके बताओ, इसका क्या मतलब है ऐसा? ये फर्जी का कमाई करने का इनका क्या मतलब है? 7-7 रुपए बैलेंस चेक करने का एटीएम से। और जनरली लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। मतलब आप सोचो, लोग सोचते होंगे कि बैलेंस चेक करने का पैसा नहीं लगता होगा, और चेक करते हैं, लेकिन चेक करने के बाद लास्ट में पता लगता है कि हो सकता है तुरंत कट जाए, हो सकता है 2 दिन बाद कटे, और लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसे होता रहता है। इस पर एक मूवी भी आप देखिएगा, हिसाब बराबर नाम की एक मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है, ठीक है, माधवन की मूवी है शायद। तो हिसाब बराबर ये देखिएगा, उसमें पता लगेगा कि कितना छोटा छोटा ट्रांजेक्शन जो 5 रुपए 7 रुपए लोग कट जाता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, और करोड़ों लोगों में ऐसा होता है अगर, तो देखो कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है उससे, इन बैंक कंपनियों का। खैर, प्रत्येक वित्तीय लेन-देन के लिए ये बाकी वही सब चीज़ें हैं, अब मैं इसको बताऊँगा नहीं। मंथली लिमिट में मैंने आपको सब समझा दिया है। एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इसको परिचय कराने की ज़रूरत है नहीं। आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, याद रखना। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ पर संपन्न हुआ? ये एक्सरसाइज हुआ अभी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, तीनों सेनाओं के मध्य हुआ है, ठीक है ना, भारत की तीनों सेनाएं ने मिलकर के किया है 25 से 27 मार्च के बीच प्रचंड प्रहार, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी मेजबानी भारतीय सेना की कोलकाता स्थित पूर्वी कमान ने की है। आपको पता होगा पिछली साल जब लखनऊ में एक हुआ था, समिट हुआ था, और उसमें ये कहा गया था कि भाई सारी जितनी भी थिएटर कमांड हैं उनको खत्म करके केवल 3 थिएटर कमांड बना दिए जाएंगे, या 4 बना दिए जाएंगे थिएटर कमांड, ठीक है, पूरे भारत में। और वो स्थायी सेवा होंगे, मतलब कि वहां पर तीनों तीनों सेनाओं का होगा थिएटर कमांड। फिलहाल अभी उस पर डिस्कशन है, अभी देखना होगा वो नियम बनता है कि नहीं बनता है, या कब तक बनता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये महिला नहीं है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य जी को नियुक्त किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक। कहाँ का? अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका के ये बनाए गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर जय भट्टाचार्य। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जय भट्टाचार्य कंफर्म्ड एज ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डायरेक्टर। अमेरिका में ना भारतीय मूल के बहुत सारे लोग जो बहुत सारे पदों पर हैं, और ऐसे ही ये भी हैं। ये 18वें एनआईएच के निदेशक बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको नियुक्त किया है, जो कि वहां पर राष्ट्रपति हैं। खैर, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन जाकर अमेरिका में बस गए, फिर ये भारतीय अमेरिकी हो गए वहां पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की बात करें तो ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की एक प्रमुख चिकित्सा रिसर्च एजेंसी है। अब कुछ और जो भारतीय मूल के हैं, जो प्रमुख पदों पर वहां पर हैं गवर्नमेंट में, खास करके उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय मूल के हैं लेकिन वहां की गवर्नमेंट में। तो देखिए, श्री रामकृष्णन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार हैं। विवेक रामास्वामी, आपने देखा, ये भी भारतीय मूल के हैं, एलन मस्क के साथ मिलकर के डोजे नाम का जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी था उसको चलाना शुरू किए थे। हालांकि बीच में अब छोड़ दिए हैं, अभी केवल अकेले एलन मस्क ही वो पद देख रहे हैं। काश पटेल या कस पटेल, ये संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक हैं, ठीक है ना, और फेडरेशन, ये संघीय जांच ब्यूरो ना, अंग्रेजी में लिखो तो समझ में आएगा, एफबीआई के वहां के निदेशक हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हरमीत डिल्लो, ये नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल हैं। इसके अलावा ऊषा वेंस जो है जेडी वेंस की पत्नी है, और ये हैं उपराष्ट्रपति की वाइफ। तो वहाँ जो राष्ट्रपति की वाइफ होता है उसे फर्स्ट लेडी कहते हैं, उपराष्ट्रपति की जो वाइफ होता है उसे सेकंड लेडी कहते हैं। तो ये सेकंड लेडी बनने वाली भी भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। इनसे पहले जो थी वो आपने कमला हैरिस को देखा था, वो तो भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति ही हो गई थी पिछली बार, ठीक है। अच्छा, एक नाम और आपके मन में आ रहा होगा, तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड देखो, वो हिंदू महिला है, पहली हिंदू महिला है जो वहाँ के जो जो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जितने भी आते हैं, रक्षा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, 18 एजेंसियां हैं, उन सब की प्रमुख है वो। तो लेकिन वो भारतीय मूल की नहीं है, वो हिंदू महिला है, पहली हिंदू महिला है, लेकिन भारतीय मूल की नहीं है, ठीक है। उनके माता पिता भी अमेरिकी थे, भारत के नहीं थे, तो ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अभी भारत विजिट पर भी आई थी। पीएम मोदी ने कहां पर 6 अप्रैल को पम्बन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे?
तो पीएम मोदी जो है ये 6 अप्रैल 2025 को पंबन ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। पंबन ब्रिज, ये क्योंकि वर्टिकल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट वाला ब्रिज होगा, वर्टिकल लिफ्ट वाला ब्रिज होने वाला है और ये फर्स्ट इन इंडिया होगा। वर्टिकल लिफ्ट वाला ब्रिज देख रहे हो, मतलब कि धूम 3 मूवी देखे हो ना, तो धूम 3 मूवी में जब आमिर खान को फंसाना होता है अभिषेक बच्चन को, जब बाइक से भाग रहे होते हैं तो ब्रिज को वो ऊपर उठा देते हैं, याद है ना, वो ब्रिज बीच से ऐसे टूट करके ऊपर उठ गया था, तो वो ढनकते हुए बाइक आ गई थी। तो अब देखो ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा कि ये जो ब्रिज है ना, ऐसे बीच में इसमें लॉक लगा हुआ है, अगर मान लो बीच में हटाना होगा ना तो ऐसे बीच में ऐसे खड़ा हो जाएगा ऐसे। और कितना हाइट तक उठेगा, 22 मीटर हाइट तक। काफी इंटरेस्टिंग बनाया गया है, इसे याद रखना। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। ये इनॉग्रेट होगा कब, 6 अप्रैल को, रामनवमी के अवसर पर। रामनवमी क्यों चुना गया है, क्योंकि ये बना है रामेश्वरम में, रामेश्वरम को करेक्ट कर रहा है। तो जहां पर भगवान श्री राम जा करके बैठ के इंतजार कर रहे थे, अपने एक एक दूत को भेज रहे थे रावण की लंका लगाने के लिए, तो वहीं पर रामेश्वरम मंदिर है और वहीं पर ये बनाया जा रहा है ब्रिज। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई होने वाली है, 535 करोड़ लागत होने वाला है। पुरम को रामेश्वरम द्वीप से ये कनेक्ट करता है ये ब्रिज, ठीक है। यहीं पर एक ट्रेन भी चलाई जाएगी जो ताम्बरम रामेश्वरम के बीच चलेगी। अगला, हाल ही में किस बैंक को एस के मजूमदार को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, किस बैंक ने नियुक्त किया, तो केनरा बैंक ने एस के मजूमदार को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। यह है आपके सामने आर्टिकल से रिलेटेड। ये बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ के रूप में कार्यरत थे, अब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। सन 2000 से केनरा बैंक से जुड़े हैं। केनरा बैंक 1906 में स्थापित हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, एमडी और सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू। अगला, हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा कर दी, तो म्यांमार में कल बहुत भयंकर भूकंप आया म्यांमार में, और थाईलैंड वगैरह में भी उसमें उसके इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन एपी सेंटर जो था वो म्यांमार में था। तो अब से एपी सेंटर भी पूछा जाता है, पूछ सकते हैं, तो एपी सेंटर जो है वो म्यांमार में था। अच्छा, एपी सेंटर को समझ लो। वैसे मैंने भूकंप पर आपको एक वीडियो दी हुई है, बहुत खूबसूरत वीडियो है, पूरा डिटेल एनालिसिस उसमें बताया गया है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे हिलती हैं, कैसे क्या होता है, तो होता है भूकंप, उसको आप देख लीजिएगा भूकंप एमजेटी एजुकेशन सर्च करके, ठीक है। हो सकता है आपका 1-2 नंबर बन जाए। खैर, यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा पॉइंट बता दे रहा हूँ। जैसे भूकंप जो आता है जब ना, तो जहां से उठता है भूकंप धरती के अंदर केंद्र बिंदु में, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स हिली रहती हैं या टकराई रहती हैं, तो वहां से जहां उठता है उसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस, या कहें कि अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र। और जो जस्ट उससे, अब वो अंतः केंद्र हो गया, तो जस्ट उससे 90 डिग्री पर जो ऊपर, जो सबसे पहले सतह पर जहां पर इफेक्ट दिखाई दिए, तो उसे कहते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर, ये दोनों ही टर्म याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। तो एपी सेंटर कहते हैं इसे, एपी सेंटर हो गया। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, ठीक है, केंद्र कहेंगे कि इसका केंद्र कहाँ था, तो ये है। तो ऐसे ही जो सबसे पहले सतह पर सबसे ज्यादा जहां तीव्रता दिखाई दे, जस्ट उसके 90 डिग्री पर नीचे अंदर में वो कहीं से उठा रहता है, उसे फोकस कहते हैं, अंतः केंद्र कह सकते हैं, ठीक है। तो ये म्यांमार में अभी एपी सेंटर इसका था। तो म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक अर्थक्वेक लाइव अपडेट, तो 144 अभी तक जा चुके हैं, ठीक है। और 7.7 तीव्रता का था, ये भी याद रखना, ठीक है। भूकंप को किस पे मापते हैं, रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी म्यांमार से 17.2 किलोमीटर दूर पर इसका केंद्र बिंदु था, 10 किलोमीटर की गहराई पर इसका फोकस था, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में आरबीआई ने विनियामक अनुपालन मानकों को ना पूरा करने के कारण किस बैंक पर जुर्माना लगाया। वो बहुत ज्यादा बड़ा जुर्माना नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा कार्य समझ लो कि आरबीआई कैसे जुर्माना लगाती है। इसने अभी एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया है जुर्माना। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। अब आप कहोगे कि सर ये जो है एचडीएफसी तो प्राइवेट बैंक है, तो इस पर कैसे जुर्माना लगा दिए। तो देखो, आरबीआई जो है ना, ये बैंकों का बैंक है और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में भी काम करता है बैंकों के लिए। तो मतलब बैंकों को रेगुलरिटी में रखना, नियामक के रूप में भी ये काम करने का मतलब ये कि उनको नियम कानून बताना और उसी नियम कानून के को निगरानी भी करना।
अगर निगरानी नहीं कर रहे हैं, अगर मतलब वो लोग सही से नियम पालन नहीं कर रहे हैं तो उन पर जुर्माना भी लगाना, ये सब काम होता है आरबीआई का। तो आरबीआई बैंकों का बैंक भी है, आरबीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है भारत की, आरबीआई मुद्रा भी छापती है, ठीक है, भारत में। तो ये काम आरबीआई का, इसीलिए आरबीआई को कहते हैं सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो अब आरबीआई ने लगा दिया इन पर जुर्माना, क्यों? क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब जब गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहे थे तो आरबीआई ने एचडीएफसी पर 75 लाख, पंजाब एंड सिंध बैंक पर 38.2 लाख का जुर्माना लगाया है, ठीक है। खैर, आरबीआई की अगर बारे में बात करें तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये बैंकों का बैंक होता है। इसकी स्थापना हुई थी एक अप्रैल को 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, और इसको जाकर के 1949 में 1 जनवरी को नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। इसके अलावा अभी इससे पहले शक्तिकांत दास थे 25वें नंबर के, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है कई बार, ठीक है। और उससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे, उनसे पहले रघुराम राजन थे। तो ये सब पूर्व गवर्नर है। पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख थे, ओके। बाकी आरबीआई से और क्या बताएं आपको। आरबीआई जो है एमपीसी का, मतलब एमपीसी भी देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो अध्यक्षता करता है, 6 मेंबर होते हैं, अध्यक्षता जो करता है वो आरबीआई का गवर्नर ही होता है, ठीक है। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज मिल जाएगी आपको। कल मैंने आपसे पूछा था कि बताइए आखिरी बार संसद सदस्य के वेतन और भत्ते में कब वृद्धि हुई थी? अभी रिसेंटली हुई ना 24% ग्रोथ, इससे पहले कब हुई थी? इसके अलावा तो वो 18 में हुई थी, 2018 में। 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और जारी कौन करता है ये भी मैंने पूछा था, वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कर्मचारी राज्य बीमा योजना कहाँ शुरू की गई थी सबसे पहले। वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने सदस्य देश हैं? ये मैंने पूछ लिया क्वेश्चन, तो आपको कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छे से डिटेल में इसका आंसर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।